शिरीन, आजकल जब बच्चे क्लास 10th में हो जाते हैं तो फिर वो आगे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें स्ट्रीम में कौन सी में जाना। अब देखा जाए तो फिजिक्स और बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आप इसमें आगे जाकर आपका और क्या प्लान? इफ़ आई बी ऑनेस्ट, मुझे खुद को नहीं पता है। नीट नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा, हो जाएगा और हो भी सकता है ना हो। यूट्यूब पे म्यूज़िक तो मैं सुनती हूँ, फिर मुझे खुद याद आता है अच्छा काम करना है यार, फिर मैं असाइनमेंट्स लिख के बनानी है, वो तो ऐसे हो गया डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया वाज नेवर अ डिस्ट्रैक्शन। होमवर्क वो मैं बोलूँ तो हाँ, वो स्कूल के लिए ही होता था। टाइम टेबल कोई स्पेसिफिक बनाने से कुछ होता नहीं है। लास्ट के 2 months में बहुत फोर्स करा, पढ़ ले भाई पढ़ ले, रह जाएगा वरना। मेरे दिमाग में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्या हो रहा है, और एंड के 5 minutes रहते हैं। आई एम स्ट्रेस्ड। लास्ट क्वेश्चन था तभी। Hey everyone, I am Janvi Pavar and welcome back to another episode of Talks with Janvi, a podcast where achievers open up. Here, I bring you raw, real and powerful conversations of achievers, toppers and everyday warriors who have done something extraordinary. So if you're someone who wants to learn, grow and push your limits, you are in the right place, and let's get started because today I bring you a class 10th topper. So I know this podcast is really special for all those students who are in middle school or are planning to appear for the class 10th exam, because I have a topper with me and it's everybody's perspective on how we define a topper. So today I have with me Shirin, who is extremely sweet. Shirin, how are you? I'm fine. Yeah, you're good? All right. Shirin, how do you define a topper? Who is a topper? I mean, I know you are, according to your marks, but how do you define one? टॉपर बहुत ही बेकार, मतलब बेकार तो नहीं, एक टर्म टॉपर ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं होता। एनीवन हु वांट्स नहीं, एनीवन हु लाइक्स टू स्टडी, लाइक्स तो गलत बात है। जब भी आपका किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट है, यू ऑलरेडी स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। मतलब मैंने कभी भी ऐसे अपने आप को टॉपर डिफाइन नहीं करा। ऐसे मतलब बच्चे बोलते हैं, वो बात अलग है। टॉपर मेरे को बस कभी कभार ऐसे कोई था नहीं कि मार्क्स अचीव करने के लिए पढ़ना है। मेरे को मार्क्स से फ़र्क भी नहीं पड़ा आज तक। वाह, तेरे छोटे होते किसको पता होता है मार्क्स भी कुछ होते हैं। तो आपके लिए जो अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है वो एक टॉपर है। आई थिंक ये हम एक पॉडकास्ट से ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि हम पॉइंट्स अपने ले सकते हैं, और यहाँ से मेरे को आपसे ये बड़ा एक अच्छी सी चीज़ हमें सीखने को मिली कि जो भी इंसान, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक टॉपर हो। शिरीन, आपका क्या इंटरेस्ट रहा है? मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में रहा है। इंग्लिश में रहा है? इंग्लिश मतलब अभी भी लाइक मैंने 6th-7th क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था अपनी स्टोरीज़। कुछ भी 6th में नहीं, 4th में एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी, 1 page स्टोरी, और 6th-7th से उसको अपनी डायरीज़ में छोटे छोटे करके कि हाँ इसको कोई बड़े होकर लिखेंगे, तो उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश में रहा है, साइंस में भी रहा है। साइंस में चलो बचपन से ही रहा है, 1st क्लास से इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते रहना, उस चाहे समझ कुछ भी नहीं आता था, बट एक स्पेस में इंटरेस्ट रहा हमेशा से। अगर आप 1st क्लास से इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रही हैं तो आप बढ़िया अपने लेवल की प्रोडिजी रही हैं एक हिसाब से। पता नहीं होता था कि बंदा पढ़ रहा है, बस मेरे को इंटरेस्ट है वो इतने प्लैनेट्स देखने में, बस मैं उसी में बस सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से पढ़ा है। सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। शिरीन, आपने मुझे बताया आपका इंटरेस्ट इसमें भी रहा है कि आप काफ़ी सारी कहानियाँ आपने लिखी और आपने 4th क्लास से शुरू कर दी कहानियाँ लिखनी, फिर आपको लगा कि हाँ बस लिखनी है। तो चाह रही हैं कभी वो कहानियों की किताब जो वो कभी पब्लिश हो आगे जाके? शायद हो। अब हमें बता सकती है छोटी सी, आपने कोई पहली कहानी लिखी हो या फिर कोई ऐसी एक मेमोरेबल इवेंट हमारे पास रह जाता है कि या दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कीप विद माई सेल्फ। सो एनी स्टोरी जो कि हमारे दर्शक भी सुनना पसंद करेंगे। ऐसा कुछ मतलब जैसे एक पेज की स्टोरी थी, वो ब्राह्मण पे कुछ थी, आई फॉरगॉट, रफ कॉपी में लिखी थी मैंने अपनी। अच्छा, आप रफ में उसे लिखती रहती हैं। आपने साथ में बताया आपका साइंस में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, आपको प्लैनेट्स में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। शिरीन, आजकल जब बच्चे क्लास 10th में हो जाते हैं तो फिर वो आगे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें स्ट्रीम में कौन सी में जाना है, वो मेडिकल में जाएंगे या फिर वो नॉन मेडिकल में जाएंगे। अब आपको एक हिसाब से अपना इंटरेस्ट पहले से पता है कि आपको साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है और आपको प्लैनेट्स वगैरह देखने में बड़ा इंटरेस्ट है। सो व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर क्लास 10th? आफ्टर क्लास 10th प्लान्स मेरे मतलब स्पेस में मेरे को इंटरेस्ट था, बट फिर मुझे पता चला मैथ्स उसमें पढ़नी पड़ती है, तो फिर वो इतना मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब यू डोंट लाइक मैथ्स। मतलब फिजिक्स में मैथ्स होती है बट वो फिर भी टॉलरेबल होती है। वो ज्योमेट्री जब आ जाती है तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, ज्योमेट्री से दिक्कत है, मैथ्स के बेसिक आप फॉलो कर सकती हैं। मैथ्स की बेसिक हो जाती है। नाइस।
तो अब स्पेस नहीं है मेरा इतना, मतलब आगे चल के वो कभी परस्यू हो नहीं पाएगा। और बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ हो गया गया। 7th में बायोलॉजी में डायग्राम्स आए थे, बायोलॉजी में नहीं साइंस में, तब तो कलेक्टिवली होती है 7th में। तो वहाँ पे काउ के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे थे, काउ के डाइजेस्टिव सिस्टम था आई गेस, तो काउ और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कंपैरिजन था। तो उसमें मैं ये अच्छी चीज़ है, अच्छा, वो देख कर लगा कि मज़ा आ रहा है। हाँ मज़ा आ रहा है, बस इसको पढ़ना है आगे करके। तो मेरे को 7th के एंड से ही पता चल गया था थोड़ा बहुत कि मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। अब 8th में भी जैसे हमारी साइंस की टीचर थी जो, वो बहुत अच्छी थी। और मेरा अब देखा जाए तो फिज़िक्स और बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मुझे। So yeah. So after this, you're planning to go into biology. शिरीन, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिसकी शायद से अब आप भी करना शुरू कर देंगी। और हम अभी बात कर रहे थे जब बैठकर, तो आपने मुझे बताया कि आपने तैयारी करनी ऑलरेडी शुरू कर दी है। सो डू यू थिंक इट्स बेटर, अगर आपने शुरू कर ही दी है, सो आई एम प्रीटी श्योर यू थिंक इट्स बेटर कि अगर आप एक अपनी 12th होने के बाद में ना पढ़कर उससे पहले ही पढ़ना शुरू कर दे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर, सो दैट्स बेटर। पर उसके साथ हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। नाउ कंसिडरिंग द fact that you are a topper, even though you do not consider yourself one, but considering this fact, how do you think you can balance both things? क्योंकि अगर हम बात करें 11th और 12th क्लास की, तो हमारे पास स्टूडेंट्स के पास उसका ही स्ट्रेस इतना आ जाता है कि साथ के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, तो बच्चों को लगता है अरे एकदम इतना सारा कैसे तैयारी करेंगे। सो हाउ डू यू प्लान ऑन बैलेंसिंग दीज टू? बैलेंसिंग ऐसा होता है कि कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सेम सी चीज़ें होती हैं, बस उसको थोड़ा और एलाबोरेट करके समझाते हैं वो। और इफ़ यू आर इन अ कोचिंग और आप मतलब साइड बाय साइड कहीं पे और पढ़ रहे हो, तो शायद बिल्कुल नहीं, कईयों को बर्नआउट भी हो जाता है उस चीज़ से, बट कई उस चीज़ को और थोड़ा इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं ऐसे हूँ कि रेगुलर चल रहा है मेरा, साथ साथ में स्कूल, साथ साथ में कोचिंग चल रही है ऑनलाइन। तो वहाँ पे अगर मैं सोची हूँ कि मैं डमी कर रही होती ऑनलाइन कोचिंग के साथ, तो शायद बर्नआउट होता, शायद बर्नआउट होता अगर आप डमी कर रहे होते। पर अभी आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, सो यू थिंक बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट और साथ ही साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को एक स्टूडेंट उस टाइम पे ज़्यादा बैलेंस कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? क्योंकि आप जब उन्हीं चीज़ों को बहुत एक सिंपलर वे में देखते हो ना, तो आपको लगता है शायद ये इजी ही है। आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता कि हाँ बस थोड़ा सा इसको और डीप में जाके पढ़ना है, वो बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है। बट जब आप कोचिंग में जाके पढ़ते हो तो आपको लगता है ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, बेसिक्स वो इतना नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करते, बट उनका थोड़ा ऐसे होता है कि बच्चा इतना तो उनको उसको पता ही होना चाहिए। कुछ कोचिंग में ऐसा होता है, पर आप स्कूल में जब आप, जैसे मेरा तो जो पहले से चल रहा था वही है, तो सेम आपको एक टीचर्स की सपोर्ट भी मिलती है। आप टीचर्स के साथ फेमिलियर होते हो, और एक आपको वो एकेडमिकली भी थोड़ी सपोर्ट मिलती है, वहाँ से एकेडमिकली सपोर्ट मिलती है। तो इस हिसाब से 11th और 12th जो है, तो आपका एक बेस तैयार कर देती हैं ताकि आप आगे अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकें। शिरीन, आपने अभी बैलेंस की बहुत अच्छी मेरे को चीज़ बताई कि अगर आप साथ के साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है, और फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको इलेबोरेशन मिल जाती है चीज़ों की। आपने मेडिकल फील्ड सिर्फ इसलिए चूज़ करा क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट दिखा कि हाँ उसमें एक देयर इज़ अ काउ एंड देयर इज़ अ कंपैरिजन? आप इसमें आगे जाकर आपका और क्या प्लान है? क्योंकि हर किसी को होता है कि या वी आर गोना क्लियर नीट, उसके बाद हमारा कहीं पर एडमिशन हो जाए, एडमिशन होने के बाद हम ढंग से पैसे कमाने लगे, बट व्हाट इज़ द डेप्थ बिहाइंड इट? डेप्थ ज़्यादा मेरा डॉक्टर बनना है नहीं, मेरा रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट या इंडिया में रिसर्च का कुछ ऑप्शन है नहीं ज़्यादा आगे। रिसर्च मतलब इफ़ आई बी ऑनेस्ट, मुझे खुद को नहीं पता है अगर नीट नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा। तो आप इसमें बिलीव करती हैं कि कोई बात नहीं, अगर प्लान नहीं है दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग? दैट्स उसके खुद के कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। डेफिनेटली। तो अगर मेरे को नहीं पता तो वो एक गलत चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है कि मुझे पता है कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, तो आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा और हो भी सकता है ना हो। बिल्कुल। तो इट्स लाइक रिस्की थिंग टू। सो इट्स ओके टू नॉट हैव प्लान्स। शिरीन, आपने अभी मुझे बताया कि इंडिया में आगे जाके रिसर्च का इतना स्कोप नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को, पॉडकास्ट को, इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो कि जिन्हें भी लग रहा होगा कि इंडिया में आगे जाकर रिसर्च का इतना स्कोप नहीं है। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप सभी की सभी, अगर आप टीनेजर्स हैं तो मैं आपको पहले से बता दूं कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली, उसका अगर हम कंपेयर करें बाहर की कंट्रीज से, USA हो गया या फिर चाइना हो गया, उनके कंपैरिजन में हमारा रिसर्च डेफिनेटली कम है। और या फिर हम बात
करें कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट को, अगर चाइना में 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर इट्स ओनली कंट्रीब्यूटिंग बाय 7% या फिर 8%, दैट्स इट. तो पर इसी के साथ अगर हमारी यूथ आज की, आपके हिसाब से शिरिन, अगर हमारी आज की यूथ, खासकर जब आपके जैसे प्रोडिजीज आती हैं, आपके जैसे टॉपर्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं, और सिर्फ अचीवर्स नहीं, जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ना है, तो हमारी जो यूथ है अगर वो इस चीज़ पे ध्यान देने लग जाए कि हाँ हम रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं. अब आपको पता है कि आगे जाके मैं इस फील्ड में ये कुछ नया इन्वेंट कर सकती हूँ या फिर कुछ नया डिस्कवर कर सकती हूँ, तो हमारे पास एक तो ऑनलाइन अब इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम रिसर्च में जा सकते हैं, और रिसर्च में हम अपनी देश की जीडीपी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सेक्टर बढ़ा सकते हैं. शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं शिरिन जैसे, तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना होता है, हमें उस चीज़ को देखना होता है कि हम जो हैं इंडिपेंडेंट भी बने. डिपेंडेंट हम काफ़ी सारी चीज़ों पे हैं कि हमारा देश हमारे लिए ये कर दें, हमारे टीचर्स भी ये कर दें, हमारे पास सारी चीज़ें होते हुए भी अगर हम अपना टाइम, अब मैं यहाँ पर एक बात उठाऊंगी और शिरिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर हम अपना टाइम सिर्फ फ़ोन पर दे रहे हैं, रील्स पर दे रहे हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ पर दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक चीज़ होती है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ वो भी होती हैं जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, वीडियोज़ वो भी होती है जिसके ऊपर 200 मिलियन व्यूज़ हैं, 250 मिलियन व्यूज़ हैं, और उस पर कुछ ढंग का है ही नहीं. सम गाय इज सिटिंग, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, somebody is roasting, और फिर उस पर बहुत सारे व्यूज़ है. तो जब हम उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तब हम रिसर्च के बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे. तो शिरिन अगर मैं बात करूँ, अब यू आर ऑल्सो अ टीनेजर, और टीनेजर के टाइम पे ये बड़ा होता है कि फ़ोटोज़ खींचनी है, फ्रेंड्स को दिखानी है, सोशल मीडिया पे डालनी है, रील्स है, स्क्रॉल कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक फ़ोन वॉज फॉर यू? वॉज इट अ डिस्ट्रैक्शन और वॉज इट अ boon or a bane for you? You need some time? सोशल मीडिया वॉज नेवर अ डिस्ट्रैक्शन. मतलब अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम तो मेरे पास था भी नहीं हाफ ईयर, हाँ 10th के हाफ तक तो था भी नहीं. वो बस इसलिए था कि हाँ स्कूल ने कुछ डाला तो उसका बस देख लो पोस्ट. बाकी मेरे को सोशल मीडिया इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन मैं बोलूँ तो मेरे लिए बुक्स हैं. बुक्स, फ़ोन इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं है. फ़ोन पे आई एम जस्ट गोना, अगर मेरे को मतलब देखना भी है फ़ोन तो उस पर बस यूट्यूब के कोई लेक्चर लगा लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उससे. और अगर कोई ऑनलाइन बुक है अच्छी सी जो फ्री मिल रही है वो देख लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. और मेरे को डिस्ट्रैक्शन बुक्स ही थी मेरे लिए, वो भी मतलब फ़िक्शन बुक्स. आई एम नॉट सेइंग कि मैं पढ़ाकू थी तो वो नॉन फिक्शन बुक्स नहीं. मेरे को स्टोरीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट होता था. अब एक स्टोरी अगर स्टार्ट कर लिया तो उसको ख़त्म ही करना है, वो एक डिस्ट्रैक्शन थी. शिरिन आपने बोला कि आप जब भी ऐसे फ़ोन वगैरह चलाती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ आप पढ़ाई वाली चीज़ें ही देखती. पढ़ाकू बच्चों की एक निशानी होती है वैसे ये, कि आप अगर फ़ोन चला रहे हैं और खोलकर सिर्फ उस पर पढ़ाई की चीज़ें ही देख रहे हैं. शिरिन आपके फ्रेंड्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू हैव फ्रेंड्स, या फिर नहीं है? You have no friends? High five, good. Even when I was in school, I had no friends. पर फिर भी जब हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में हमारी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक तरीके से प्रोवोक भी करती हैं और साथ ही साथ मैनिपुलेट भी करती हैं, और हमें पता भी नहीं लग रहा होता कि हम उस टाइम पे मैनिपुलेट हो रहे हैं. और हम जो हैं फ़ोन पर जाकर एक गाना सुन लिया और फिर गाने के अलावा कोई और वीडियो देख लिया, अच्छा कुछ एंटरटेनिंग आ गया वो देख लिया. तो आपने अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करा कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहें? यूट्यूब पे म्यूज़िक तो मैं सुनती हूँ, बट फिर बस हाफ अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए. फिर मुझे खुद याद आता है अच्छा काम करना है यार, फिर काम करना है. तो आपके माइंड में एक हमेशा से एक चीज़ रहती है इन द बैक ऑफ योर माइंड कि यू हैव टू स्टडी. इज दैट द थिंग? यू हैव टू स्टडी नहीं, मेरे को खुद एक, जब तक कोई चीज़ पूरी तरह उसके बारे में नॉलेज गेन नहीं हो चुकी ना, तो मैं बस रात के अगर 3 भी बज जाएँ तो बस अगर वो चीज़ नहीं ख़त्म हुई है तो मुझे नींद ही नहीं आती है. नींद ही नहीं आती है. तो ये आपकी क्यूरियोसिटी है या फिर आप एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं? टाइम टेबल तो होता ही नहीं है. होता ही नहीं है. अब मैं इसी सवाल पर आने जा रही थी मैं कि क्यूरियोसिटी तो है, पर साथ ही साथ आपने बोला कि आपका टाइम टेबल होता ही नहीं है. अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं डेली सुबह उठकर ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे, वी आर गोना वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड देन वी आर गोना स्टडी फ्रॉम 5 to 6. आपके पास ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था, तो फिर आप कंसिस्टेंट किस तरीके से रही एक चीज़ पे? वॉज इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्यूरियोसिटी, या फिर एक चीज़ होती है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे दे ओनली डू देयर होमवर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग होमवर्क और फॉर not for the sake of getting scolded by their parents or by their teachers. So what made you stay consistent? What made you not to have a timetable and still stay consistent on that path? Consistence मेरी किसकी वजह से हुई?
होमवर्क वो मैं बोलूँ तो हाँ वो स्कूल के लिए ही होता था। और खुद इतनी कोई उसमें लिखना ही है उसके लिए, तो मैंने बस जब वो फाइल्स बननी होती थी तब तो बस सॉन्ग्स ले लो लिख लो। फाइल्स में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। असाइनमेंट्स लिख बनानी है वो तो ऐसे हो गया डिस्ट्रैक्शन है, उसमें कुछ इतना, क्योंकि वो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनानी होती उस टाइम पे। तो आपके लिए जो स्कूल Efficient का नहीं होती। होमवर्क है वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता है? नहीं, कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको एक वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होमवर्क देते हैं। कुछ होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसे होते हैं, पर कुछ होमवर्क होते हैं जैसे हाँ फोटोज़ क्लिक कर लो। अब समर हॉलीडेज़ में कई ऐसे बार होमवर्क मिलता है कि प्लांट्स को बचाते हो या फिर प्लांट्स को उगाते हुए फोटो खींचो, फोटो क्लिक करो, उसको फिर एक में क्लिक। वो एक ऐसा होता है समर वेकेशन वेस्ट ही कर दी हमने। तो हाँ वो है एक चीज़ एक होमवर्क के लिए। होमवर्क में मुझे लगता है मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है 10th में। मैंने उसके एंड में शायद 10th के 4 to 5 मंथ्स, लास्ट 4 to 5 मंथ्स में ही मैंने पढ़ाई करी अगर अच्छी तरह बोलूँ मैं। वही एक मतलब साइड बाय साइड ऐसे होता था। साइंस मेरा इंटरेस्ट है तो वो मैंने पढ़नी है, मैथ्स को मैंने एंड में पकड़ा है और वही गड़बड़ हुई है उसी वजह से। अच्छा, मतलब कि मैथ्स की वजह से गड़बड़ हो गई है। Maths इट्स ऑल राइट। अगर हम बात करें, आपने बोला कि हमारा होमवर्क ऐसा होता था जिसमें मुझे मोस्टली टाइम वेस्ट ही लगता था कि अच्छा फ़ोटो, अगर तुम पौधा उगा रहे हो तो उसकी फ़ोटो खींच के और भेजो हमारे पास। तो फिर आपने बोला कि ये होमवर्क इतना इफेक्टिव होता नहीं है, एंड आई डेफिनेटली एग्री विद यू। और जब हम बात कर रहे थे इसी के साथ रिसर्च की, कि जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो फिर ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, मैं सारों की नहीं कह रही हूँ या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब स्कूल्स ऐसे होते हैं, पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बच्चों को है जो मिडिल स्कूल से ही कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके ऊपर बच्चे को खुद बोला जाता है कि अब तुम इसके ऊपर रिसर्च करो, इस लेंस से करो, और फिर इसके बाद तुम अपना जो पर्सपेक्टिव है वो इस पर लेकर आओ। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा होमवर्क होना चाहिए स्कूल में, क्योंकि आपने बोला जो अभी दे रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है और रिसर्च में स्कोप है नहीं, आपके हिसाब से ऐसा क्या होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो कि रिसर्च में हेल्प करे, साथ ही साथ वो आपके लिए इफेक्टिव भी हो? कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। लाइक कोई टॉपिक दे दिया आपको और वो आपने कहीं से चुराना नहीं है, लाइक कोई इंटरनेट साइट से कुछ लेना नहीं है, वो बस आपका खुद आपने अपने थॉट्स डालने हैं उस टॉपिक में। या फिर जैसे अगर मतलब ये तो चलो इंग्लिश का वर्क हो गया, इंग्लिश रिलेटेड चीज़ होगी, लिटरेचर, लैंग्वेज, कोई भी, हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है। मैं आपसे लिटरेचर में तो बड़ा रिलेट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो उसमें सारा का सारा ऐसे आई लाइक दैट थिंग। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या है? बाकी कौन से? आपने बोला इंग्लिश का तो चलो ये वाला हो गया कि उसमें अपनी थॉट्स पुट करनी है। साइंस में आप कोई रिसर्च रिलेटेड कोई स्पीशीज़ होगी, कोई प्लांट की स्पीशीज़, उसको ग्रो तो नहीं, चलो प्लांट तो गलत हो गया, कोई बाहर जाके कोई फंजाई देखो, एल्गी, कोई भी, मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, आपको दिख रही हो आसपास। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने फोटो में किसी ऑर्गेनिज्म को देखा और आप उसके बारे में लिख रहे हो, पर आप चाह रहे हो कि वो चीज़ प्रैक्टिकल हो सामने से। तो आपके हिसाब से आप थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली अच्छा जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं। शिरिन, बात करें स्कूल की, क्योंकि स्कूल जो है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो फिर स्कूल में मेरा काफ़ी एनवायरनमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी रहा है कि मैं स्कूल में कभी ज़्यादा गई ही नहीं। आपके लिए क्या था? हाउ डिड योर स्कूल इम्पैक्ट यू? वाज इट इन अ गुड वे? आई एम प्रीटी श्योर इट वाज इन अ गुड वे, पर कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा मोमेंट हो कि आपको लगा कि हाँ, मेरा स्कूल जो है उसने इस चीज़ में मुझे बड़े अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करा। सो हाउ डू यू थिंक योर स्कूल एनवायरनमेंट अफेक्टेड यू इन ऑल दिस? स्कूल एनवायरनमेंट, उन्होंने एक अच्छी चीज़ जो करी ना वो था कि एंड में उन्होंने बोल दिया कि आप घर पे रहो। प्री बोर्ड्स के टाइम के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, बस आप अब सेल्फ स्टडी करो। वो एक बेस्ट चीज़ थी, क्योंकि मेरे को, मैं सच में बोलूँ तो मेरी सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है। मैं आई कैन गो टू स्कूल एंड वो सारी चीज़ बहुत मुश्किल लगती है मेरे को, क्योंकि मैंने 10th, मुझे लगता है कि मैंने मेजॉरिटी तो ज़्यादा हो गया, लाइक 30 to 40% मैंने छुट्टी मारी है। और एंड में तो उन्होंने चलो खुद ही बोल दिया, वो एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और सिर्फ इतना बोल दिया कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आ जाना। एक ये भी है कि वरना ये नहीं बोल दिया कि बस आप ट्यूशन पे रिलेटेड हो, क्योंकि मैंने तो ट्यूशन के बिना ही करा है बस। और फिर टीचर्स भी अगर लेके भी जाओ, वो ऐसे नहीं करते कि हमसे मत पूछो या फिर कुछ ऐसा। टीचर्स वेरी सपोर्टिव, या मतलब कुछ
जैसे हमारी इंग्लिश की टीचर ज़्यादा उन्होंने कुछ करा नहीं, I'm gonna say. बाकी साइंस की टीचर्स हो या फिर मैथ्स की टीचर हो तो वो थोड़े सपोर्टिव थे. दे वर सपोर्टिव. शिरिन, अब आपका तो चल गया कि सेल्फ स्टडी में आपको मज़ा आ गया, आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, आप खुद से कर सकती हैं. ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो किताब खोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है टॉपिक क्या है क्या नहीं है, किस बारे में पढ़ रहे हैं. तो फिर उन बच्चों के लिए डोंट यू थिंक अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस थ्रू टीचर्स इज़ इम्पॉर्टेंट? स्कूल को थोड़ा सा रोल तो प्ले करना ही चाहिए. मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट रहो, हमने तो जितना करा दिया स्टार्टिंग के मंथ्स में. और अगर नहीं भी है स्कूल तो अब तो यूट्यूब पे ऑनलाइन टीचर्स हैं ही. तो वो एक यूट्यूब कुड बी अ डिस्ट्रैक्शन एंड अ बेनिफिशियल सोर्स टू. Yes. तो वो ये So it was a beneficial source for you, YouTube? 75% beneficial. 75% this one is 100% beneficial for you, let me tell you that. Advertisement बीच में ज़रूरी होती है अपनी. At the same time, शिरिन, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना जो ऐसे सोचते हैं कि हाँ हम तो सुबह उठकर पढ़ेंगे या फिर हम तो रात को लंबे लंबे टाइम तक पढ़ेंगे और पूरी रात पढ़ेंगे. आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक रहा है कि हाँ मुझे सुबह पढ़ने में मज़ा आता है या स्कूल से आने के बाद पढ़ने में मज़ा आता है या फिर लेट नाइट पढ़ने में मज़ा आता है? What was your लेट नाइट है. लेट नाइट है? कितने बजे तक जाकर पूरा ऑल नाइटर? ऑल नाइटर भी हो जाता था कभी कभार. जैसे All-nighter हो पेपर जाता से था. पहले तो ऑल नाइटर ही होता है क्योंकि नींद ही नहीं आती है. हाँ. यू आर सो स्ट्रेस कि आपको मैथ्स के पेपर में मैं इतनी डरी हुई थी कि 4 AM पे कोई क्लास थी तो मैं तब तक जाग ही रही हूँ. वो फिर मैंने अटेंड करके फिर सो रही हूँ. वाह, नाइस. तो आप 4 AM तक आप मैथ्स की क्लास ले ही रही हैं. ठीक है. तो फिर अगले दिन बर्न आउट नहीं होता था? ऐसा नहीं फील होता था कि यार पूरी रात सोई नहीं यू आर है? सो स्ट्रेस्ड अबाउट दैट एग्जाम दैट यू डोंट You don't really want to sleep. आपको एग्जॉशन फील ही नहीं होती है. बट हाँ मतलब ज़्यादा रात तक जागना भी उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं. Definitely. एक तो मेरे ऊपर भी हैं और फिर जैसे हम एक ही रूम में सोते हैं तो मम्मा पे भी होते थे. एंड आई एक्चुअली फील सो गिल्टी फॉर दैट. तो आप अपनी मम्मा को भी जगा कर रखती थी? मैं साथ जगाना में? चाहती नहीं थी बट वो लाइट ऑन है तो फिर of course डेफिनेटली. शिरिन, आपने बोला कि आखिरी में स्ट्रेस ही इतना हो जाता है कि नींद ही नहीं आती है. तो कभी कभार आपका जो एक होती है ना कि मेंटालिटी बच्चे की क्या होती है कि पूरी साल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है या फिर एक महीना बहुत अच्छा पढ़ा है और सारी की सारी तैयारियां, पर बच्चा जैसे ही पेपर में जा रहा है या फिर पेपर से एक दिन पहले बच्चे की ऐसे नर्वसनेस यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है एंड ऑल ऑफ अ सडन अब उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती ही नहीं है. इवन दो बच्चे ने तैयारी इतनी अच्छी तरीके से कर ली है बट स्टिल दैट स्टूडेंट हैज़ a tendency to forget things. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एग्ज़ाम में बैठी हैं तो फिर उस टाइम पे आपको लगा कि अरे ये क्या आ गया, और या फिर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कि आपको आता होता है, आपने काफ़ी बार उसको प्रैक्टिस भी कर रखी है, पढ़ भी रखा है आपने, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे एकदम से दिमाग से ये निकल गया उस मोमेंट पे. डिड दिस एवर हैपन टू यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स? मैथ्स में हुआ है? हाँ देखा, मुझे पता था मैथ्स में हुआ है. सो व्हाट डिड यू डू एट दैट टाइम? आप कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं कर सकते. यू फील सो हेल्पलेस कि मैंने पढ़ा था, मैंने कर रखा है. एक क्वेश्चन आया था, इट वाज लाइक 5 मार्कर नहीं 3 मार्कर कुछ था. चलो वो फाइनल्स में नहीं हुआ ऐसा कुछ बट इट वाज यूटीज. और मेरे दिमाग में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्या हो रहा है, और एंड के 5 मिनट्स रहते हैं. आई एम लाइक आई एम स्ट्रेस्ड. लास्ट क्वेश्चन था तभी गड़बड़ होगी. आई वाज सो स्केर्ड. और फिर एक बेनिफिशियल टीचर जी के वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे वो अच्छे थे. उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, तो 1 मिनट ले लो. 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए उन्होंने. तो दैट वाज समथिंग. वही तभी मैंने स्कूल भी नहीं चेंज करा है क्योंकि टीचर्स कुछ होते हैं जो आपको सपोर्ट कर लेते हैं. सपोर्ट नहीं है, ये थोड़ी चीटिंग होगी पर ठीक है. नहीं, आप लकी थे इस केस में. हमारे इन्विजिलेटर्स ऐसे नहीं होते थे, देना है तो अभी दो. सो दैट खींच के ले जाते, कुछ होते. एक टीचर आई, उसने खींच लिया. कंप्यूटर का एग्जाम था, मैं अभी और टाइम पड़ा है, 1 मिनट पड़ा है. उसको उनको पता नहीं क्या था, उसको जल्दी है, उसको देखना है कि हाँ जिसको लिखना होगा अभी तक तो लिख ही दिया होगा. मैम 1 minute इज लेफ्ट, व्हाट आर यू डूइंग? मैम मैं टॉपर बच्चों में से हूँ, मैं आखिरी के मिनट भी लिखूंगी. अच्छा, तो ऐसा जब कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो फिर उस टाइम पे व्हाट डू यू थिंक, आपको अगले क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए या फिर उस क्वेश्चन पे आपको मतलब ध्यान लगाना चाहिए कि शायद दिमाग में आ जाए? सो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी? थोड़ा सा ध्यान लगाना हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता. उस केस में जो मैंने अभी बताया उसमें तो मेरे लिए अच्छा था. वो तो बहुत, हाँ तो आखिरी क्वेश्चन था. नहीं, उससे एक पहले क्वेश्चन था, वो 1 मार्क का था. तो 1 मार्क का को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी मैंने. जो 3 मार्क का था उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी और वो बिल्कुल ठीक हो गया. तो या वो फिर लकी मोमेंट ही हो गया थोड़ा सा. वो लकी मोमेंट हो गया. अगर वो लकी मोमेंट ना हो पाता तो फिर उसी क्वेश्चन पे आप रहते या आगे बढ़ जाते? आगे तो चलो लास्ट क्वेश्चन ही था वो. कभी कभार हुआ भी मेरे साथ, जैसे साइंस में ही हुआ था. साइंस में भी हुआ है ये कांड.
उसमें फिजिक्स का पूरा 4 मार्क का रह गया था. ओके. अ, और उस टाइम फीलिंग भी आई होगी कि फिजिक्स तो यार मुझे पसंद है, ये तो कर भी रखा है. आता था पूरा का पूरा और छूट रहा है केमिस्ट्री की वजह से. इट्स लाइक मजा नहीं आ रहा है अभी. तो मेरा हमेशा लकी मोमेंट नहीं होता, कभी कभार अनलकी भी होता है. अनलकी भी होता है. साइंस में हो जाता है. दैट्स नाइस. शिरिन, एक कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई भी ऐसा मैसेज जो कि मिडिल स्कूल में है या फिर इवन हाई स्कूल में है, और आपने बोला आप आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं, तो कोई आपकी तरह आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहे तो उनके लिए कोई भी मैसेज कि वो पढ़ाई को किस तरीके से करें, उनको वो एक टाइम टेबल बनाएं या फिर एक रूटीन बनाएं, कंसिस्टेंट रहे, तो किस तरीके से वो अप्रोच करें अपनी पढ़ाई को. सो जस्ट अ वेरी स्मॉल मैसेज. टाइम टेबल कोई स्पेसिफिक बनाने से कुछ होता नहीं है. आई एम गोना बी, मतलब मेरा जब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो फिर उस टाइम पे अगर टाइम टेबल बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो नहीं होगी पढ़ाई. आपको बस तभी पढ़ना चाहिए जब आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि पढ़ना है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, उसको पूरा करना है. और हाँ, जो आपको मतलब चीज़ें अच्छी लगती हैं वो तो इंसान पढ़ ही लेता है. अब जो नहीं अच्छी लगती हैं, मेरी तरह मत करना कि एंड में पढ़ रहे हैं. नहीं, वो मतलब उसको भी थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करके एटलीस्ट 1 आवर, या फिर जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट था मैथ्स, कोई भी वीक सब्जेक्ट हो उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको. एंड में दो या बाद में दो, पढ़ाई ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कभी ना कभी. पड़ेगी बिल्कुल. या तो मन से कर लो या फिर जबरदस्ती वैसे कर लो. यस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप सबसे पहले उसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को उठाओ, उसको बिल्कुल आखिरी तक मत छोड़ो, क्योंकि जब आप उसे पहले में ही सॉर्ट कर देते हो तो आपको लगता है अरे ये तो हो गया, फिर डिफ़िकल्ट से आप ईजी की तरफ आते हो तो मज़ा बड़ा आता है, फिर मोटिवेशन भी मिलता है. शिरिन, आपने बोला कि ऐसे अंदर से आवाज़ आती है. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर से कभी आवाज़ आती ही नहीं है पढ़ने की. वो क्या करें, अपने आप को फोर्स करें पढ़ने के लिए कि नहीं तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो कभी ना कभी तो फोर्स करना ही पड़ेगा. जिस तरीके से आपने अपने आप को मैथ्स के लिए फोर्स करा. या लास्ट के 2 मंथ्स में बहुत फोर्स करा, पढ़ ले भाई पढ़ ले, रह जाएगा वरना. कोई फेवरेट चैप्टर मैथ्स में? मैथ्स में फेवरेट चैप्टर मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी सबका ही होता है. एंड वाला चैप्टर वो आखिरी वाला चैप्टर होता है. चैप्टर वो एक ही एक्सरसाइज है, वो तो 2 बार होगी. हाँ, बट ये वो एक चैप्टर ऐसा होता है जिसके आप 1-2 क्वेश्चंस कर लो तो आप को शायद लगे कि हाँ मेरे से हो रहा है, तो आप आगे के मुश्किल चैप्टर्स थोड़ा करने स्टार्ट. उसका कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो फिर वो सॉल्व हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें. यस शिरिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपकी सारी बातें सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. माई व्यूअर्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड वी होप इवन इफ योर इंटरेस्ट चेंजेस, वी होप यू डू बेस्ट. वी होप यू contribute to your society, and thank you so much again. Thank you. And for more of these tips, tricks, and interviews with achievers and toppers, subscribe, and I'll see you guys in the next episode of Talks with Janvi.